हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में जो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन चल रहा है और चैप्टर 9 भी है प्यारे बच्चों। और चैप्टर में हमने पहले इसके प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और इसका पूरा बेसिक चीज़ हमने करा दिया था। प्रकाश की उत्क्रमणिका का सिद्धांत भी करा दिया था जिसे आप लोगों ने देखा होगा। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिए और अच्छे से तैयार कीजिए। आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का तो परिभाषा आप सबको पता होगा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस किरण में कुछ न कुछ विचलन उत्पन्न हो जाता है और यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और जब स्टूडेंट प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, फिर दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जाए, मतलब कई माध्यमों से गुजरे, तब उसका अपवर्तन कितना होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने डायग्राम बना रखा है प्यारे बच्चों, ये आपका डायग्राम दिख रहा है। इसमें तीन माध्यम है, पहला वायु है, फिर जल है, फिर कांच है, फिर वायु है। कहने का मतलब वायु, जल और कांच, इन तीन माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। पहले जब प्रकाश की किरण कहाँ से चलती है? वायु से चलती है। वायु से कहाँ प्रवेश करती है? जल में। वायु की अपेक्षा जो जल होता है वो थोड़ा सा सघन होता है, इसलिए प्यारे बच्चों जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरणें प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और फिर यदि बात करें जल के बाद जब कांच प्रवेश करता है तो पुनः प्यारे बच्चों जल से जब कांच प्रवेश करेगा तो पुनः झुकेगा, क्योंकि कांच क्या होता है? और घना होता है। और फिर जब कांच से वायु में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। ये सिद्धांत सबको पता है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम में प्रवेश करती है, कहाँ से? विरल से, तो जब विरल से सघन में प्रवेश करी तो अभिलंब के पास झुक जाती है। और जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। यानी कहने का मतलब वायु आपका विरल है, जल आपका सघन है, तो वायु से जब प्रकाश किरण जल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। और प्यारे बच्चों यदि जल से पुनः वायु में चली जाए तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अपवर्तन का नियम क्या है कि जो आपतन कोण की ज्या है, जैसे I आपतन कोण है और R अपवर्तन कोण है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। और यह एक स्नेल का नियम है। क्यों? क्योंकि 1621 में स्नेल ने इस नियम को सर्वप्रथम ज्ञात किया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन के सिद्धांत से कहने का मतलब साइन I और साइन R का अनुपात होगा जो कि म्यू के बराबर होगा। पहले प्रकाश किरण कहाँ से चलती है? एयर से चलती है, हवा से चलती है। कहाँ? जल पे। फिर जल से कांच में चलती है यानी ग्लास में, वाटर से ग्लास में, फिर ग्लास से वायु में। यानी क्रम है, वायु से जल, जल से कांच और कांच से वायु। तो ये चीज आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर तीन मुख्य माध्यम है, लेकिन यदि वायु ऊपर नीचे है तो कुल मिलाकर चार माध्यम हो गया। ठीक है, पहले वायु, जल, कांच और फिर वायु। वैसे तो तीन माध्यम के, वायु सेम है लेकिन ऊपर नीचे, इसलिए टोटल माध्यम कितने हो गए? चार माध्यम। प्रकाश किरण PQ आपतित होती है और अपवर्तन के फलस्वरूप वायु से जल में प्रवेश करती है, फिर जल से कांच में और फिर कांच से वायु में प्रवेश करती है। इतना लिखना है। तब फिर स्नेल के नियम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जब वायु से जल में प्रवेश करती है तो I क्या है? आपतन कोण, और R1 क्या है? अपवर्तन कोण। और ये दोनों एकांतर कोण है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये और ये समांतर है एक दूसरे के। तो फिर जब जल से कांच में प्रकाश किरणें कांच में प्रवेश कर रही होती है तो R1 आपतन कोण हो जाता है और R2 अपवर्तन कोण हो जाता है। फिर जब कांच से वायु में प्रवेश करती है तो R2 आपतन कोण और I अपवर्तन कोण हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा नोट डाउन कीजिए। तो लिखना है आपको वायु, जल, कांच व वायु चार माध्यम है। एक प्रकाश किरण PQ वायु से जल में प्रवेश करती है, फिर कहाँ? जल से कांच में और फिर कांच से वायु में अपवर्तित हो जाती है। ये चार घटना हो रहा है, पहला वायु, फिर जल, फिर कांच, फिर वायु। पहले वायु से जल, फिर जल से कांच और फिर कांच से वायु। इस क्रम से ये अपवर्तित होती है। अब हमने कहा ना कि जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R1 है। ठीक है, जब प्रकाश किरण कहाँ से प्यारे बच्चों? वायु से कहाँ प्रवेश करती है? जल में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण I और अपवर्तन कोण कितना है? R है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, जब प्रकाश किरण
जब प्रकाश किरण कहाँ से, वायु से जल में प्रवेश करती है, जल में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण कितना होगा प्यारे बच्चों, तो आपतन कोण आई व अपवर्तन कोण R1 है। तब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है म्यू बराबर साइन आई बटे आर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा मैं फिर विधिवत समझाऊंगा। म्यू बराबर यहाँ पर अभी लिख देता हूँ साइन आई और अपवर्तन कोण है R1, तो साइन R1। देखिएगा कहाँ से कहाँ चल रहा है, वायु से एयर में से कहाँ चल रहा है, वाटर में। ये आपका समीकरण 1 हो गया। पहला समीकरण कहाँ से आया, जो प्रकाश किरणें एयर यानी हवा से, W मतलब वाटर यानी पानी पर प्रवेश कर रहा है, तो साइन आई बटे साइन R1। यहाँ पे देखिए ये वायु से जल में प्रवेश करता है, तो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण R1। क्योंकि स्नेल का नियम क्या कहता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। ये आपने अपवर्तन का द्वितीय नियम पढ़ा है। अपवर्तन का द्वितीय नियम है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो पहला स्टेप आपका हो गया। दूसरा स्टेप, जल से किरणें कहाँ प्रवेश करेगी, कांच से। तो दूसरा स्टेप यहाँ पर लिखेंगे, जब प्रकाश किरण जल से कहाँ प्रवेश करेगी, जल से कांच में प्रवेश करेगी, तब डायरेक्ट यहां पर लिखता हूं, तब स्नेल के नियम से या लिख सकते हैं आपतन कोण तो R1 होगा और अपवर्तन कोण R2 होगा। तब आपतन कोण R1 व अपवर्तन कोण R2 होगा। ये कैसे हुआ, तो यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। ये जो R1 है ये अपवर्तन है, पहले वायु से जब जल में प्रवेश करता है तब के लिए। और ये जो R1 है ये जब जल से कांच में प्रवेश करेगा प्रकाश किरण, तो R1 है ये आपतन कोण का काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये दोनों एकांतर कोण होंगे और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। स्टूडेंट ये नोट डाउन कर लीजिए। तो स्नेल के नियम से कितना हो जाएगा, स्नेल के नियम से आगे लिखना है, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर, म्यू इक्वल साइन आई की जगह आपका हो जाएगा R1, फिर हो जाएगा साइन R2। ठीक है, ये आपका साइन R1 है प्यारे बच्चों, साइन R1 है, साइन R2 है। अब कहाँ से चला, वाटर से चला, कहाँ चला, ग्लास में चला, और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब प्रकाश किरणें कहाँ से चली, जल से यानी वाटर, ग्लास में। अगले स्टेप में ग्लास से यानी कांच से कहाँ पर चलेगी प्रकाश किरण, वायु में। ठीक है, तीसरा स्टेप होगा, पुनः जब प्रकाश किरण कांच से वायु में अपवर्तित होती है, तो आपतन कोण R2 व अपवर्तन कोण I होगा। ठीक है, डायग्राम से आप देखें, ये R2, चूंकि ये R2 है ये अपवर्तन कोण है, लेकिन दोनों एकांतर कोण है, इस कारण से इस माध्यम के लिए R2 जो है आपतन कोण का काम करेगा और I जो है अपवर्तन कोण का काम करेगा। तो आगे आपका क्या हो जाएगा, स्नेल के नियम से, नोट डाउन करना, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, जो म्यू का मान होता है वो साइन आई की जगह R2
और नीचे साइन आर, आर की जगह आई, ऊपर आपतन कोण है, नीचे अपवर्तन कोण है। इस बार कहाँ से, ग्लास से, कहाँ जा रहा है, एयर में। ये आपका समीकरण 3 हो गया। इसके बाद समीकरण 1, 2 और 3 से आपको हल करना है। समीकरण 1, 2 व 3 से देखिएगा जरा। पहला जो कंडीशन था एयर से कहाँ जा रहा था, वाटर में, इनटू, ठीक है। दूसरा कंडीशन था वाटर से कहाँ जा रहा था, ग्लास में, इनटू। तीसरा जो कंडीशन था वो ग्लास से कहाँ जा रहा था, एयर में। समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है, हमने तीनों को गुणा कर दिया, या ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1, 2, 3 का गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए समीकरण 1, 2 और 3 को। पहला जो आपका था वो था साइन आई साइन R1, दूसरे का था साइन R1 बटे साइन R2, तीसरे का था साइन R2 बटे साइन आई। साइन आई से साइन आई, R1 से R1, साइन R2 से साइन R2, यानी आपका निकल कर आया कितना, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए जी इंटू जी म्यू ए बराबर 1। ठीक है, ये आपका आ चुका है विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक का संबंध। इसके आगे भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे कैसे लगाओगे प्यारे बच्चों, यदि मैं यहाँ पे ए है और ये डब्लू है, तो ए म्यू डब्लू इंटू डब्लू म्यू जी को बचा लूँ तो ये इधर जाएगा, तो बट्टी में हो जाएगा जी म्यू ए। ठीक है, जी म्यू ए। इसको यदि बदलूँ तो बदल भी जाएगा प्यारे बच्चों, इसको यदि बदलूँ तो बदल भी जाएगा। जैसे यदि यहाँ पर मैं लिख दूँ कि ए म्यू जी, यदि उल्टा कर दूँ उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, तो जी म्यू ए। ठीक है, ये जो जी म्यू ए है ये ए म्यू जी के बराबर होगा, इसलिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए म्यू डब्लू इंटू डब्लू म्यू जी, इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं ए म्यू जी। ठीक है, अब यदि इसको गुणा में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो ए म्यू जी बटे ए म्यू डब्लू, ये हो गया। यहाँ तक आप कर सकते हो यदि करना है तो। ठीक, विभिन्न माध्यमों में यदि आपका अपवर्तन आ गया प्यारे बच्चों तो यहाँ तक कर लेना। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया आज का व्यंजक, और अगले व्यंजक में हम चर्चा करेंगे वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में क्या संबंध होता है। और इस चैप्टर में जितने भी व्यंजक होंगे आपको क्रम से कराया जाएगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करें। हम आपका पूरा कोर्स कराएंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें, है ना। और प्लीज़ यार शेयर कर दिया करें आप लोग, जैसे भी आपका नोटिफिकेशन आपके पास आता है, या कि प्लेलिस्ट में जा करके पूरा पढ़ाई कीजिए, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।